एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर ए एंड वायर बी कैरिंग अनइक्वल करंट्स इन इनवर्ड डायरेक्शन। तो ये हमारे पास है दो वायर जिनमें करंट है अंदर की तरफ जा रहा है, और दोनों करंट जो हैं वो अनइक्वल हैं। एक बड़ा है करंट और एक छोटा है करंट। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि करंट यहां पे I1 के बराबर जा रहा है और यहां पे करंट जो है I2 के बराबर जा रहा है, और I1 जो है वो ज्यादा है I2 से। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा यदि मैं I2 को भी ज्यादा मान लूंगा तो आगे कहते हैं कि देन देयर इज ओनली वन पॉइंट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट एट इंफिनिटी वेयर नेट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो कह रहे हैं कि ऐसे पॉइंट्स जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, वो इनफाइनाइट के अलावा सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है जहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर है। अब इस बात को वेरीफाई कर लेते हैं। तो यदि मैं बात करूं वायर नंबर बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यदि आपको निकालना है तो आप अपना थंब इस करंट की डायरेक्शन में लगा दीजिए। तो इस मैग्नेटिक फील्ड की यदि बात करूं तो I2 के राइट में, इस वायर के राइट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नीचे की तरफ होने वाला है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है, और इसके लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है इस वायर की वजह से वो होगा इस तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड होगा, और यहां यदि देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होने वाला है। अब हम यदि बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर नंबर ए, तो इस वायर नंबर ए में करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखिए और जो आपका पाम है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताएगा। यानी ए वायर के राइट में जो भी रीजन है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होने वाला है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इस वायर के लेफ्ट साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ होने वाला है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड बी की वजह से बी ड्यू टू बी या B2 लिख सकते हैं। ये हमारे पास है B1, ये हमारे पास है B2, और ये हमारे पास है B1, ये हमारे पास है B2, और ये हमारे पास है B1। तो दोनों का समीशन, दोनों मैग्नेटिक फील्ड का समीशन जीरो आना चाहिए। तो ये दोनों मिलके जीरो नहीं बन सकते बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में है तो ये जुड़ रहे होंगे। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये भी जुड़ रहे होंगे, तो इनका समीशन भी कभी जीरो नहीं आ सकता। इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं आ सकता। नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो इस रीजन में नहीं आ सकता, नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो इस रीजन में नहीं आ सकता, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वाले रीजन में जीरो आ सकता है। एक पॉइंट यहां पर ऐसा होगा जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर आ रहा होगा, और वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, मान लीजिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, मान लेता हूं r के बराबर है, और मैं मान लेता हूं कि x डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो यहां पे हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 डिवाइडेड बाय x प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 डिवाइडेड बाय r माइनस x। ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, इन दोनों का समीशन जो है जीरो के बराबर आना चाहिए। तो आपको यहां से मिलेगा, देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट चला गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, 2 से 2 चला गया, आपको मिलेगा यहाँ पे I1 बाय x इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय r माइनस x। तो इस रिलेशन को सॉल्व करने से हमें वो पर्टिकुलर पॉइंट भी मिल जाता है कि जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। तो ये बात सही है, पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ट्रू है जी, ट्रू है। अब रीजन की बात करते हैं, स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। दैट पॉइंट लाइज लेफ्ट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के लेफ्ट में वो पॉइंट लाई करेगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो हमारे पास क्लियरली ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो समझ में आया आपको कि कैसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम कि पॉइंट्स कि जहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, और बता भी सकते हैं कि वो रीजन कौन सा होगा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो के बराबर होगा टोटल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों, एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आया हूं। ये जो अनअकैडमी की चैंपियंस लीग है, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, और बच्चों की डिमांड पे ये फिर से आपके लिए अरेंज हो गई है, ठीक है ना। तो इसमें जो टेस्ट हैं वो ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट होता है, और उसके बाद फिर एक फाइनल टेस्ट होता है। ग्रुप स्टेज लेवल का टेस्ट 14 नवंबर को है, 21 नवंबर को है।
जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और ये शाम के टाइम 5 to 6 PM होगा। अगर इसमें आप अच्छा परफॉर्म करते हो, ठीक है ना, तो आपको बहुत सारे इनाम मिल सकते हैं और स्कॉलरशिप मिल सकते हैं, ठीक है ना। और फाइनल्स है 28 नवंबर को, जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे और वो भी शाम को 5 से 8 बजे के बीच में होगा। यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट होगा, ठीक है ना, और बहुत ही स्पेशली बना हुआ टेस्ट है। तो बच्चों ये बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट है, इसमें पार्ट लीजिए, आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा और आइडिया दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। अगर आप ग्रुप स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और ये आपकी 1 से 10 तक रैंक आती है, तो आपको 20,000 का कैश प्राइज मिलेगा, टॉप 10 रैंक और हर एक को 2020, ठीक है ना, और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। अब 11 to 30 के बीच में है तो 10,000 और 50% स्कॉलरशिप, यानी कि जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं उस पर इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ऐसे 31 to 50 को 6,000 और 25, बाकी टॉप 200 को 15%। और अगर 200 के बाद आप यहां पे NKC सर लाइव कोड डाल देते हो तो 10% वैसे भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दैट इज इक्वलेंट टू टेस्ट। तो एक ये भी देखो, अगर आप फाइनल्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो और आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना। तो 2-2.5-3 लाख के बराबर हो जाता है ये। अगर आपकी 2 या 2nd या 3rd रैंक आती है तो आपको 60,000 है और 100% स्कॉलरशिप। 4 to 10, ठीक है ना, 5,000 और 100% स्कॉलरशिप, ठीक है ना, और बाकी भी आपके सामने। तो बच्चों बहुत अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी मतलब तैयारी करके बढ़िया तरीके से इसको एनरोल करके टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। जब हम सोलेनॉइड की बात करते हैं तो सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होता है 0, लेकिन अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट N into I। ये होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से बांधे हुए हैं नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, कितने स्पेस पर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो बांधे हुए हैं। तो इसका लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। वैसे फॉर्मूले में कैपिटल N/L आता है, लेकिन वो ओवरऑल लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं रहता। सोलेनॉइड की लेंथ से ये डिपेंडेंट नहीं रहता। आप यहां पे लिख भी सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। इट्स मोर रिलेटेड टू लाइक पैटर्न कैसा है उस बात पे डिपेंड करता है। करंट है उसका कोई लेना देना नहीं है लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया से, म्यू नॉट का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो ये बात जो है ट्रू है, हम यहाँ पे कह सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल ठीक बात है। आप सोलेनॉइड के बारे में जानते हैं। ये मान लीजिए सोलेनॉइड है और यहाँ पे इस तरीके से वाइंडिंग हो रखी है और करंट इनमें फ्लो हो रहा है इस तरीके से। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से होने वाला है और वो यूनिफॉर्म होने वाला है इस तरीके से। अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा म्यू नॉट N/I के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, तो ये बात भी जो है ट्रू है। अब इसका और इसका रिलेशन क्या आपस में कोई बन रहा है? आप कहेंगे नहीं सर, कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों का कोई को रिलेशन नहीं है। तो आप ऑप्शन नंबर बी जो है टिक कर सकते हैं कि बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन R नहीं है, ये ऑप्शन में लिखा है, तो भाई आप टिक कर दीजिए। समझ गए? इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए एग्जिस्ट करता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव करता है, पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है, तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा और वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये बात हम जानते भी हैं और आप यहां से देख भी सकते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल जब एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स होता है F वेक्टर इज इक्वल टू Q V क्रॉस B, ठीक है। इससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आपको देखिए समझाता हूं मैं कि कोई चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज है Q, वेलोसिटी है V और मैग्नेटिक फील्ड है B, तो उसके ऊपर लगने वाला जो लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स है
उसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी के बराबर। और यदि आप मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा क्या है जी? थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे जब हम बात करते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90 के बराबर हो गई इन दिस पर्टिकुलर केस। इन दिस पर्टिकुलर केस थीटा इज 90, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी क्यू वी बी, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? वी क्रॉस बी की दिशा में। या कह सकते हैं कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, तो इनके भी परपेंडिकुलर जो है हमारे पास ये लाइन आ रही है, इस लाइन के अलोंग जो है फोर्स लगना चाहिए। एग्जैक्ट देखना चाहते हैं तो वी क्रॉस बी कर लीजिए, वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो ऐसे लग रहा होगा, फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी, और ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो जब वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, तो इसका जो पाथ है इस तरीके से हो जाता है। तो ऐसे सर्कल में ये घूमने लगता है, इसका पाथ सर्कुलर मोशन है। डिटेल में लेक्चर में समझाया हुआ है, आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में, आलस मत कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म वाला जो पूरा प्लेलिस्ट है उसको आप चलाइए स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक। आपको एक एक कॉन्सेप्ट कि कौन से एंगल पर कौन सा पाथ जो है ये ट्रेवल करता है चार्ज पार्टिकल, यदि मैग्नेटिक फील्ड रीजन में नहीं है प्रेजेंट, यदि बाहर से कोई पार्टिकल आ रहा है तो किस तरीके से वो एग्जिट करेगा, वो सब बातें जो हैं वहां पे समझाई गई हैं। आप जरूर चेकआउट कीजिए। लेक्चर जो है प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। सीबीएसई इसी साल बनाए हुए हैं, स्टार्टिंग में जब हुआ था, स्टार्टिंग में जनवरी फेब के टाइम पे वो लेक्चर्स बनाए थे, बहुत ही डिटेल लेक्चर हैं, जरूर आप चेकआउट कीजिए। तो समझ गए कि यार सर्कुलर मोशन होगा यदि परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी है, तो ट्रू बात है, ट्रू है। फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ठीक बात है कि फोर्स जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए जो पाथ है वो सर्कुलर आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है उसे आप टिक कर सकते हैं कि हाँ यार फोर्स के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स, इसलिए जो पाथ है सर्कुलर बन रहा है। सो दिस फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट्स व्हाई दिस पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, सवाल है हमारे पास कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, उसको रिलीज कर दिया जाता है फ्रॉम रेस्ट, यानी उसका वेलोसिटी इनिशियल 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड में तो उसका पाथ सर्कुलर होगा। देखिए हम जानते हैं कि फोर्स जो है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी, तो यदि उसका वेलोसिटी यदि 0 है, उसका वेलोसिटी 0 है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा और वो रेस्ट पे ही रहेगा, रिमेन्स एट रेस्ट, तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। तो ये बात गलत है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। तो आंसर तो मुझे पता चल गया कि फोर्थ ही होगा, डी ऑप्शन ही होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। रीजन में दिया है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज नॉन जीरो, ये बात भी गलत है। देखिए जब हम बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में बात करते हैं, चार्ज पार्टिकल रखा है, तो इसके ऊपर लगने वाला जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के। फोर्स परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी के, तो फोर्स परपेंडिकुलर वेलोसिटी के, तो पावर होता है हमारे पास F डॉट V, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0। यदि फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0, तो पावर हो जाएगी 0, और पावर क्या होता है W बाय डेल्टा T लिख सकते हैं, तो इसका मतलब वर्क डन भी 0 ही होगा। याद रखिएगा, यदि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखा है तो उसके ऊपर जो होने वाला वर्क डन है वो 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। चार्ज पार्टिकल के ऊपर वर्क डन मैग्नेटिक फील्ड का 0 होगा, याद रखें हमेशा। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें असर्शन में दिया है कि इफ अ मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल enters a region of magnetic field from outside, यानी मैग्नेटिक फील्ड रीजन में बाहर से कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करता है, तो इट डज नॉट कंप्लीट अ सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ये बात यहां पे आपको मैं दिखा देता हूं, डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। तो ये मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है और यहां पे मैं कोई भी एक पार्टिकल कितने भी एंगल पर आप मान लीजिए, मैं मान लेता हूं यहां से एक पार्टिकल एंटर करता है कुछ इस तरीके से, बाहर से एंटर कर रहा है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B के बराबर है, यहां पे एक पार्टिकल जो है एंटर करता है। तो
इस पार्टिकल के ऊपर अभी जो लगने वाला फोर्स है दैट विल बी वेलोसिटी क्रॉस बी, v क्रॉस b जो है इस तरफ लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा इस तरफ। तो इसका जो पाथ है, इसका जो प्रिस्क्राइब्ड पाथ होगा दैट विल बी लाइक दिस, इसका पाथ होगा कुछ इस तरीके से। तो जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन में है तो ये सर्कल में घूमेगा, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में नहीं है तो इसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये इस इतने पार्ट के लिए तो ये सर्कल में घूम जाता है, लेकिन जैसे ही यहां से बाहर होता है मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है जीरो के बराबर और वो सीधा इस तरीके से निकल जाता है, सीधा इस तरीके से निकल जाता है। ऐसे वो आया, ऐसे वो एंटर हुआ, ऐसे एंटर हुआ वो, और इतने पार्ट में उसने सर्कल में घूमा, इतने पार्ट जो है उसने सर्कल में घूमा और यहां से बाहर निकल गया। बिकॉज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब फोर्स जीरो है, और फोर्स ही नहीं है तो आप सर्कल में उसे घुमा नहीं सकते हैं। ठीक है, आप उसे सर्कल में घुमा नहीं सकते हैं। और ये आप डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि मान लीजिए आप एक रस्सी में एक पत्थर बांध लीजिए, उसे गोल गोल घुमाइए, गोल गोल घुमाइए, तो जब तक आप उसको हाथ से पकड़े हुए हैं तो वो गोल गोल घूम जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसे हाथ से छोड़ देंगे, आप रस्सी को हाथ से छोड़ देंगे तो वो अपने आप सर्कल में नहीं घूम सकता, बिकॉज उसको घुमाने के लिए कोई भी फोर्स वहां पर प्रेजेंट नहीं है और कोई फोर्स नहीं लगेगा सेंटर की तरफ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो वो सर्कल में नहीं घूम सकता है। तो समझ गए, यहां से जाएगा, सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा पूरा क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रीजन नहीं है, तो ये इनकम्प्लीट सर्कल जो है वो ट्रेवल करता है, फॉलो करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है और आप इसे याद भी रख सकते हैं कि बाहर से यदि कोई आएगा तो बिना सर्कल कंप्लीट किए ही उसको निकलना होगा, बिना सर्कल कंप्लीट किए ही उसको निकलना होगा। तो यहाँ पे रीजन में दिया है कि पावर एसोसिएटेड विद द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। नहीं, मैंने आपको इससे पहले वाले सवाल में बताया था कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और पावर होती है जीरो के बराबर, ना कि यूनिटी। यूनिटी का मतलब 1 है तो ये गलत है, पावर होती है जीरो, पावर होती है जीरो। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, पहला ट्रू था, ये फॉल्स है, तो हम ऑप्शन नंबर सी जो है उसे टिक कर सकते